हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और ये है आपकी सिविक्स की प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो जिसमें आज हम कराएंगे 2005 का प्रैक्टिस सेट करेंगे टीजीटी पेपर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। तो फटाफट से अपना पेपर सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस सेट बंद नहीं होने वाले हैं, तो करते रहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए जानकारी है, ये प्रैक्टिस सेट आपका आता है सुबह 8 बजे पॉलिटिकल साइंस का यानी कि सिविक्स का आपका, ठीक है। इसके साथ ही 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती है, जिसमें अभी हम 12th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। और शाम को 6 बजे आपका वीडियो आता है हिस्ट्री का, जिसमें हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सेम यही वाला, ठीक है। और हिस्ट्री वाला तो अब फिनिश होने वाला है, अब बहुत कम बचा है उसमें होने के लिए। और या हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक वो फिनिश भी हो चुका होगा, तो उसके बाद हम दूसरा प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का ही चालू कर देंगे। तो एक के बाद एक आपके प्रैक्टिस सेट चालू रहेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सप्तांग सिद्धांत। अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और राज्य के कार्यों पर लिखा गया अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए, जो इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अर्थशास्त्र में 15 भाग, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। राजनीतिक शास्त्र, सिद्धांत और परिभाषा से क्वेश्चन है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मोरियम, हेरोल्ड लॉसवेल और डेविड ईस्टन। सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन दशा का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, व्यवहारवादी क्रांति की सीमाओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। हेरोल्ड लॉसवेल 1902 से 1978, चार्ल्स मेरियम 1874 से 1953 तथा डेविड ईस्टन 1917 से 2014 आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। राज्य की प्रकृति और संप्रभुता, ठीक है। इससे क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। मार्क्स के सिद्धांतों या रूसी साम्यवाद को ज्यों का त्यों न अपनाकर एक नए रूप में अपनाया गया। इसे ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक समाजवाद का नाम दिया। भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो इसका सही आंसर है उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। मैकवर्न के अनुसार एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्व का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और 1688 की क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया था जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ अ फ्री मोनार्ची में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा का उसका विरोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ये कथन है मैकाइवर का। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइवर, बर्ग, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, ब्लंशली आदि के नाम आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो एक निश्चित समय में हुई है और ना ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य तत्वों के सम्मिलन तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दार्शनिक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। राजनीतिक विचारकों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना में कोई भी विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबद्ध नहीं है जितना कि रूसो। उसका मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। देश में उपलब्ध तथा उपार्जित धन का समुचित बंटवारा किस तरह से हो, इसके विषय में गांधी ने एक पुराने सिद्धांत का नवीन रूप से प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को संरक्षकता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिनके अंदर नैतिकता का विकास संभव हो सके। ग्रीन के आदर्शवादी राज्य का कर्तव्य यही है कि वो सदकर्तव्यों के करने में व्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आए उन्हें बाधित करेगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसने इसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल 1867 में किया। इस पुस्तक में उसने ये दिखाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक का शोषण किया जाता है। मार्क्स ने लागत से अधिक लाभ को अतिरिक्त मूल्य का नाम दिया है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिवाद का प्राणी शास्त्रीय आधार पर समर्थन किया। उसके अनुसार प्राणी जगत के जीव जंतुओं तथा पशुओं में निरंतर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में केवल वही प्राणी बच पाते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और निर्बल तथा अक्षम प्राणी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। अरे एक सेकेंड। स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में पुस्तक के लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ कानून की आत्मा में जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। उसके अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है जिनकी अनुमति कानून देते हैं, और यदि कोई नागरिक ऐसे कार्यों को कर सकता हो जिनकी अनुमति कानून नहीं देते तो वो व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी ऐसी शक्ति प्राप्त रहेगी। उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है जर्मी बेंथम को। जर्मी बेंथम ने व्यक्ति के अधिकारों, सार्वजनिक नीति और विधि निर्माण के लिए एक नए अनुभव मूलक आधार का संकेत दिया, जो उपयोगितावाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बेंथम के बाद जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकियावेली का। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम हॉब्स का था। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। उसने राज्य संस्था के अस्तित्व में प्राकृतिक अवस्था की भी कल्पना की। अपने मानव प्रकृति को पूर्व सामाजिक दशा कहा है, जिसमें मानव जीवन नारकीय, असाध्य तथा दुर्वह भार स्वरूप था। नेक्स्ट है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने प्रतिपादित किया था। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो रिपब्लिक में इस विचार का प्रतिपादन किया कि हमारे नगर में राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता ना होगी। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था रूसो ने। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो प्रशासक वर्ग जो है वो सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसके राज्य में नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग के लोग हैं। नेक्स्ट है, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार।
लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। उसने तर्क दिया कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। सरकार के प्रकार, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारत संघात्मक सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक है, अमेरिका में भी संघात्मक है, लेकिन ब्रिटेन में संघात्मक सरकार नहीं है। ब्रिटेन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है और वहां पर समस्त शक्तियां संसद केंद्र में निहित हैं। भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा और किसी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करेगा और ना तो राजधर्म को मान्यता देगा। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख है, जिसमें क्रमशः 100 यानी संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे? तो BN राव थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसी समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। तो 395 अनुच्छेद है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया और इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। बाद के संविधान संशोधन विभिन्न अनुच्छेदों में प्रतिस्थापित किए गए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और इसके कुछ उपबंध तुरंत प्रवृत्त हो गए, जबकि संविधान का मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तारीख को संविधान में प्रारंभ की तारीख कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है केटी शाह का। प्रोफेसर केटी शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। प्रोफेसर केसी हियर ने इसे उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र माना। नेक्स्ट है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। भारत में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। किसी भी दशा में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर किया गया। भारतीय संविधान के स्रोत में कुछ देशों के संविधान के उपबंधों को लिया गया, जिसके तहत सोवियत रूप से मूल कर्तव्य, अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, मूल अधिकार, कानून का समान संरक्षण शब्द, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसका संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के
अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। विधि मंत्री द्वारा 14 मई 1978 को 44वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के बाद ये पूर्ण हो गया और उसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की छठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 क में प्रतिस्थापित करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है संघ की शासन व्यवस्था और भाषा से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो ये निश्चित की गई है 26। वर्तमान में 26 नहीं है, ज़्यादा है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया, जिसमें ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसे क्रमशः वृद्धि की गई। 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई, 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई और 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है, जिसमें 33 अन्य होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में यही चल रहा है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य के सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकर परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। महाभियोग के द्वारा ही उनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल के द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है, जिनमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। बाद में प्रथम आम चुनाव के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम गणपूर्ति होनी चाहिए समस्त सदस्य संख्या की 1/10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 यानी 103 में ये उल्लेखित है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना कर दे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। ये प्रावधान भारत में अमेरिका संवैधानिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय अपने इस अधिकार के तहत सरकार के द्वारा जारी आदेश की संसद द्वारा पारित अधिनियम की तथा न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और 238 राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? तो संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो ये 74वें अनुच्छेद के अंतर्गत। मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार के पश्चात दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संक्रमणी मत द्वारा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन को या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो 3।
भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई, जिसके तहत राष्ट्रपति को 3 तरह से आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर और अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। पंचायती राज और नगरीय निकाय से क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, तो ये 1952 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में ये पंचायत राज कानून लागू कर हो गया है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल और दबाव समूह थे। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्यों से। यदि कोई दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। उस दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने राज्य में लोकसभा के असाधारण निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 4% प्राप्त किया है। लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1968 में। 1968 में शांति भूषण के द्वारा लोकपाल विधेयक बिल प्रस्तुत किया गया था। चौथी लोकसभा 1969 में इसे पारित भी कर दिया गया। राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र, प्रवृत्तियां, समस्याएं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायत राज की स्थापना। क्या है? पंचायत राज की स्थापना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए 1957 में अध्ययन दल नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष श्री बलवंत राय मेहता थे। इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है द्विदलीय प्रणाली। लोकतंत्र के विकास के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक है। ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था के सफल संचालन से ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था सबसे उपयुक्त है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ा है जिसके तहत किसान, बुर्जुआ, सर्वहारा, निम्न बुर्जुआ वर्ग के लोग अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक नए समाज का प्रस्थापन करना है। विविध संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जस्टिस वेंकट चलैया। कौन थे? जस्टिस वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 2000 में वाजपेयी सरकार ने किया था और ये एक 11 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता MN वेंकट चलैया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने किया था। आयोग ने 1976 पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट 2002 में कानून मंत्री तत्कालीन अरुण जेटली को सौंपा था। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है, तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है बताइए? तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारत्ती। क्या नाम है? कवारत्ती। इसमें से कोई भी नहीं है। लक्षद्वीप का निर्माण संघराज क्षेत्र के रूप में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के धारा 6 के तहत हुआ और इसकी राजधानी कवारत्ती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 14 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मत दिया। अमेरिका के जॉन डी रॉकफेलर जूनियर द्वारा दान में दी गई $85 लाख की धनराशि से न्यूयॉर्क में ईस्ट नदी के तट पर 7 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। इसी भूमि पर 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। इस योजना ने आशातीत सफलता प्राप्त की। बिजली और सिंचाई के लिए भाखड़ा नागल हीराकुंड बांध योजना तथा दामोदर घाटी योजना को आरंभ किया गया। अमेरिका की सहायता से सिंदरी का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में।
मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने किया और इसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ने किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सौंपी। आयोग ने अन्य नाम इस प्रकार है: द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को वीपी सरकार ने 1990 में लागू किया। सामाजिक न्याय की दृष्टि से सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम था। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे मार्शल टीटो। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 से 96 तक किया गया। इस न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, हॉलैंड में हुई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या है। तो स्थायी सदस्यों की कुल संख्या है 5। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य देशों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से? तो वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध है। इस आधार पर उत्तर का विकल्प 3 होगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक इसमें से कोई भी नहीं है। 1920 में सुभाष चंद्र बोस का भारतीय जनपद सेवा परीक्षा में चयन हुआ और अगले वर्ष उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1 दिसंबर 1921 को उनको 6 मास का कारावास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा करी। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल 1942 की रचना करी है। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता का विशेष महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। उनका मानना था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है भारत उचित और अनुचित में विभेद करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो स्वतंत्र भारत 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें कानून मंत्रालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन है? बताइए, कोफी अन्ना है या कोई और? तो प्रश्नकाल के समय पे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कोफी अन्ना थे, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो नहीं, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला फिनिश होता है। अब हम कल करेंगे 2004 का पेपर। ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगा सकें। ठीक है। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रैक्टिस सेट पहुँच पाए। ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं कल। बाय बाय।